जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लेके आ गए हैं आप सबके लिए ग्रेविटेशनल चैप्टर 8 आप ऐसे इसको कहोगे, या फिर आपकी सेकंड रूट का पहला चैप्टर है ना, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो है चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स है अपने यूनिवर्स की, जहाँ देखो वहाँ ग्रेविटेशनल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का हेवनली बॉडीज़ में सबसे ज़्यादा आप देखते हो, जैसे स्टार्स और सन। जैसे अपना सन जो है वो एक तरह का स्टार है अपनी अर्थ के बीच में। जुपिटर खींचता है एस्ट्रॉइड्स तो कॉमेट्स को, उनके बीच में ना एस्ट्रॉइड्स को, कॉमेट्स तो जब वो आने लगती है धरती पे तब नाम, आप ये सब तो जानते होंगे नाम बदले जाते हैं, उसकी अभी बात नहीं करेंगे। तो ग्रेविटेशनल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अट्रैक्टिव फोर्स के लिए। आप जानते हो ये एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, रिपल्सिव फोर्स नहीं है बिल्कुल भी, ये चीज़ पता है आप लोगों को। और 9th में बेसिक पढ़ के आए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, पॉइंट मास के ऊपर लगती है, सब बातें करेंगे। लेकिन आज 11th में जो इसका यूज़ है वो थोड़ा एडवांस लेवल पे है। जो नॉर्मल डिफिनीशन है, नॉर्मल सा सवाल है, वो आप 9th में करके आ चुके हो। आज यहाँ पर हम थोड़ा एडवांस मैकेनिज्म देखेंगे, ग्रेविटेशनल का असली मतलब समझेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को समझेंगे, सब करेंगे। तो आपको बस करना क्या, लेक्चर में बने रखना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, नोट्स बनाते चलना है, हर चीज़ हमारे साथ करते रहना है। तो ग्रेविटेशनल चैप्टर में आपका सबसे पहला जो ग्रेविटेशन में एक चीज़ है वो होती है न्यूटन्स। देखो 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन किस तरह का बच्चा हमारे साथ पढ़ने आया है ये हम नहीं जानते। तो हम चलेंगे तो स्टार्टिंग ही से। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबसे पहले आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये आता है आपका। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, नॉर्मली से एग्जाम्पल से अच्छे समझेंगे। हर बुक में दिया होता है, जैसे NCERT का यूज़ करेंगे, प्राइमरी बुक अपनी। ये m1 मास यहाँ पर है, ये m2 मास यहाँ पर है। डिस्टेंस दोनों के बीच के सेंटर, दोनों के सेंटर से बीच से डिस्टेंस लेते हैं और स्ट्रेट डिस्टेंस लेते हैं r। ठीक है, तो इनको ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला बनता है Gm1m2/r²। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ पता है। ठीक है, ये नॉर्मल सा है। ठीक, अब देखो ये जो फोर्स है ये आपकी आई। अब इसमें आप जानते हो ये जो G है इसको क्या कहते हैं। देखो जिन बच्चों को नहीं पता वो आज साथ साथ जानते जाएंगे। वैसे जो 9th में अच्छे से पढ़ें वो सब चीज़ें उनके लिए आसान लग रही होंगी ना। जो JEE मेंस नीट की तैयारी कर रहे हैं वो सोचेंगे ये तो आसान पार्ट है उनके लिए, लेकिन हम सबको लेके साथ में चलेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक, ये एक तरह का कांस्टेंट होता है। ठीक है, जी जो होता है वो हमारा एक तरह का कांस्टेंट होता है, इसका नाम होता है UGC, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसका मतलब जो नहीं जानते, ये यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है, मतलब ये हर जगह इसकी वैल्यू एक ही होगी, वो हर जगह लगेगी। ये धरती के लिए नहीं है कि जी की वैल्यू धरती में 9.8 है लेकिन चांद में जाओगे तो उसकी 1/6 हो जाती है। ये ऐसा रूल नहीं है इसके साथ। ये चाहे आप सन के कोर में चले जाओ या सन के बाहर रहो, चाहे वैक्यूम में रहो, चाहे आप आंधी तूफान में रहो, इसकी वैल्यू सेम लगेगी। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत बातें हो गई। वैल्यू देखो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये होती है ना। ये यूनिट लिखी हुई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब एक और दिमाग में मन में आ गया बात कि इसकी डायमेंशन क्या होती है ना। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, JEE मेंस में भी बनते हैं ना, मल्टीपल करेक्ट में, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं रहे हैं जी को। तो जी की जो आपकी डायमेंशन होती है वो होती है m-1 L3T-2। अब देखो ये निकालना बहुत आसान है, F की MLT-2, यहाँ L3 होगा, आप समझ रहे हो, वहाँ जाएगा, ये M है, नीचे जाएगा, M स्क्वायर होगा। ठीक है, आप इसको आराम से निकाल सकते हो, फिलहाल तो ये याद रखना है ना। ये बातें हम लोग कर चुके हैं 9th में भी। ठीक है, इतना सब कुछ तो समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। मेन फोकस जो आज रहेगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके कम से कम 6 से 7 लेक्चर्स बनेंगे, ये सोच के चलना। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, 6 लेक्चर तो मिनिमम बनेंगे और उसमें पूरा कवर होगा क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जैसे क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है। जैसे 12th वाले जो बच्चे हैं, अगर आप समझ सकते हो JEE मेंस नीट वाले हैं, तो 12th वाले भी ये लेक्चर ले रहे होंगे। तो उन्होंने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वैसे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है। तो इतना तो आप नोट ही कर रहे हो। अब इसके आगे देख रहे हैं हम लोग, हमारा क्या चीज़ आ गई है आपकी, इसके पॉइंट कुछ जो मेन है। पहले तो फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे फिर से, F = Gm1m2/r², ये साइड में रखेंगे। अब इसके ऊपर कुछ बातें करेंगे। जैसे सबसे पहले ये फोर्स कैसी होती है, सेंट्रल फोर्स होती है ना। ये हमारा पहला पॉइंट है, कैसी फोर्स होती है, सेंट्रल फोर्स। अब इसका मतलब अगर
देखो अभी आगे के लेक्चर में इसको डीप से समझेंगे कि सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है ना, डीप से समझेंगे। अभी इतना जानो, सेंट्रल फोर्स का मतलब ये है कि ये सेंटर से सेंटर के बीच में एक्ट करती है। मान लो ये कोई बॉडी खड़ी है, ठीक, जैसे ये हम खड़े हैं, यहाँ पर आप सामने हो, ठीक है, मान लो आप सामने या फिर आप जहाँ भी लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो फोर्स लगेगी हम दोनों के बीच में, वो बात दूसरी की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एक अट्रैक्शन, कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो होता है हर बॉडी के बीच में होता है, और फोर्स का अट्रैक्शन होता है, समझ लो। केवल अट्रैक्शन कैसा, फोर्स की वजह से। आप एक बॉडी हो जिसको क्या कहते हैं हिंदी में पिंड, आप एक बॉडी हो, हम एक बॉडी हैं, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। लेकिन अब आप यही कहोगे अरे इतना ही अट्रैक्शन है तो दो बॉडी आपस में चिपक क्यों नहीं जाती, और कैसे लगेगा, जैसे ये मेरी बॉडी है तो कहीं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, जहाँ पर बॉडी का मास कंसंट्रेट होता है, जहाँ से मैं बैलेंस हो जाऊँ या फिर आप बैलेंस हो जाओ, तो वो सेंट्रल फोर्स वहाँ पर लगती है, सेंटर ऑफ मास से एकदम सेंट्रल फोर्स, इसलिए इसको कैसी फोर्स कहते हैं, सेंट्रल। बाकी इसकी डीप मीनिंग हम लोग आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। तो बात यहाँ पर ये आई कि ये सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। दूसरी बात ये आई कि अगर इतनी फोर्स है ये, है ना, इतनी फोर्स हम दोनों के बीच में लग रही, तो अट्रैक्ट क्यों नहीं आ जा रहा है। अब ये फ़ोन रखा है सामने, ये भी एक बॉडी है, पिंड है, तो ये मुझसे चिपक क्यों नहीं जा रहा है। वैसे चिपकना तो नहीं चाहिए क्योंकि इससे तो पूरे लेक्चर्स बन रहे हैं, अगर ये चिपक गया तो लेक्चर्स कहाँ से बनेंगे। लेकिन इसमें हमारा काम आता है ये जी, ये कहता है भैया ऐसे अगर सब चिपका दिया तो ये हमारी जो हमारा यूनिवर्स हो तो कोलैप्स कर जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो बहुत मतलब फिजिक्स में बहुत मीनिंगफुल चीज़ें होती हैं। वैल्यू इसकी 6.67 × 10⁻11 है। अगर ये इधर से उधर हो जाए थोड़ी, तो या तो अगर ये वैल्यू कम हो जाए, है ना, ये वैल्यू मतलब क्या कहते हैं आपकी बढ़ जाए, तो यूनिवर्स एक्सपैंड होकर ख़त्म हो जाएगा। देखो इतना अंतर है। और कहीं ये वैल्यू थोड़ी कम हो जाए, समझ रहे हो, अगर ये वैल्यू बढ़ जाए तो यूनिवर्स एक्सपैंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, अगर ये वैल्यू कम हो जाए, हाँ कम हो जाए, तो यूनिवर्स एक्सपैंड होकर फट जाएगा, ऐसा समझो। मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि उनको दिखेगा नहीं, मतलब सब पूरा खत्म। और कहीं ये वैल्यू बढ़ जाए, ये बहुत कम है ना वैल्यू, अगर ये वैल्यू बढ़ जाए तो देखो फोर्स बढ़ेगी, और इतनी फोर्स बढ़ जाएगी कि यूनिवर्स कंप्रेस्ड होकर क्या कहते हैं उसको, कहते हैं आपका क्रंच, बहुत बड़ा क्रंच होगा, समझ रहे हो, बहुत बड़ा क्रंच होगा जिसको कहते हैं ग्रेट क्रंच, ऐसा कुछ नाम है ना। तो पूरा यूनिवर्स ऐसा सिकुड़ जाएगा। जैसे हम लोग ने पढ़ रखा है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या था, एक छोटा सा पॉइंट था और उससे पूरा हमारा क्या बना, यूनिवर्स बना, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशन चैप्टर आया, तो इंटरेस्ट लेने के लिए आपको ये सब चीज़ें पता हो, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था कि आपका जो छोटा पॉइंट था वो एक्सपैंड करा था, लेकिन एक लॉजिक उसमें थोड़ा सा गलत है, या फिर जो भी डिबेटेबल है। कहते हैं बिग बैंग थ्योरी में एक्सपेंशन लीनियर हुआ है, समझ लो, एक्सपेंशन लीनियर हुआ है। तो अब जो हमारा नया जेम्स वेब टेलीस्कोप आया है वो इस चीज़ की ज़्यादा मतलब वो नहीं करता कि लीनियर हुआ है या फिर सर्कुलरी हुआ है, इसमें डिबेट है, उस समय हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप ये सोचो इसका सिग्निफिकेंस कितना है। अगर ये आपका वैल्यू अगर ये बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ गई तो चीज़ें आपस में चिपक जाएंगी, और वैल्यू इससे कम हुई तो चीज़ें आपस में दूर जाएंगी। तो समझिए ना हम लोग क्यों नहीं चिपकते, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है। देखो कैसे, मान लो आपका मास कितना है 60, अपना भी 60 है, ठीक है, 60 हुआ मल्टीप्लाई 3600 जितना भी ना, और ये आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कम से कम आप कहाँ भी बैठे हो, मान लो आप लखनऊ में बैठे हो तो कम से कम यहाँ से 60 किलोमीटर, ठीक है, 9 से, तो ये 60 किलोमीटर हो गई। अब उसके बाद जी की वैल्यू बहुत माइनस में, कितनी छोटी वैल्यू आएगी, अब खुद ही देखो। तो इसमें फोर्स ये ऐसी होती है कि दो चीज़ों के बीच में लग रही है, जैसे मेरे और ये फ़ोन के बीच में लग रही है, तो 200 ग्राम का होगा लगभग, या 100 ग्राम जो भी, तो इतनी कम फोर्स होती है कि हमको महसूस नहीं होती। लेकिन यही बात आ जाए हैवी बॉडीज़ की, तो उसमें ये आपकी होगी। अब दूसरी ये फोर्स कैसी है, पॉइंट लिखते जाना है, अट्रैक्टिव। कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव, ठीक है। अब अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब ये है कि ये चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, इसमें कुछ भी नहीं। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगी। उसके बाद कैसी है, ये फोर्स है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट फोर्स की बात हो रही है ना, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मीडियम। मतलब भाई देखो, अगर दो लोग के बीच में फोर्स लग रही है, उनको आप पानी के अंदर डाल दो, तेल के अंदर डाल दो, किसी भी लिक्विड के अंदर डाल दो, है ना, या फिर उनको बहुत दूर कर दो जहाँ बहुत आंधी आ रही हो, समझ रहे हो। आंधी में फ्रिक्शन होता है, आंधी बहुत तेज आती है, बहुत तेज आंधी चल रही हो, तो आपको पीछे धक्का क्यों देती है, क्योंकि फ्रिक्शन लगता है। उसमें इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी फोर्स लग रही है उतनी लगेगी, सिंपल सा, कुछ भी नहीं इसमें। उसके बाद आपका ये है, ये किसके ऊपर लगती है, पॉइंट मास के ऊपर। पॉइंट मास के ऊपर अब देखो इसमें भी थोड़ा सा डिबेट है, पॉइंट मास मतलब कैसे, तो ये समझो, समझाने का तरीका है, ठीक है। डिबेट हर चीज़ में होती है, लेकिन समझाने का तरीका है। अब पॉइंट मास जो है बड़ी रिलेटिव टर्म है। कैसे, आप पॉइंट मास हो क्या, बिल्कुल नहीं हो, आपका वजन 50-60 किलो होगा ना, एवरेज मान लो, हद होगा तो 100 किलो होगा किसी का ना, इतना जो अभी स्टूडेंट लाइन में, और मेरा भी 60-65 किलो ऐसे ना मान लो, तो हम लोग का मास तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब आपकी हमारी दूरी मान लो, आप लखनऊ में तो 60 किलोमीटर है, ठीक है, लखनऊ में तो 60 किलोमीटर है,
तो अब वो 60 किलोमीटर में अगर हम दोनों को देखा जाए तो आप हमको देखोगे, हम आपको देखेंगे, अगर पूरी साफ रास्ता है तो हम दोनों एक दूसरे को छोटे बहुत दिखेंगे। तो पॉइंट मास को ऐसे समझो, अगर ये फोर्स जो है अगर पॉइंट मास में लगे तो अर्थ और सन में तो लगे ना भाई। अर्थ का मास तो 10⁻24 में जाता है केजी में, है ना, और सन का उससे भी ज़्यादा होगा 10⁻28 9 जो भी ना एवरेज में। तो भाई मास का तो इतना अंतर, इतना ज़्यादा मास है। तो ये फोर्स कैसे लग रही है अर्थ के ऊपर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रही है सन के ऊपर? ये इसलिए लग रही है क्योंकि अर्थ और सन का जो डिस्टेंस हो आप जानते हो 1 पॉइंट पता नहीं मिलियन करके कितना है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना। तो उसमें उन दोनों का रेडियस पॉइंट है। अब अर्थ का रेडियस कितना है 64, अर्थ का रेडियस कितना है 6400 ना किलोमीटर, और इसका कितना आपका कम से कम काफ़ी ज़्यादा होगा, सन का बहुत ज़्यादा है। तो सन का कम से कम इससे बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। कितनी 1 मिलियन करके 13 लाख अर्थ आ जाती है सन के अंदर। तो कितना होगा आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है, इतना होगा सन का। लेकिन जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप कमेंट करके बताना सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आपका आ गया सिग्निफिकेंस। अब देखो पॉइंट मास की बात की, अब देखो दूसरा पॉइंट इसको काट देता है, लेकिन अब नहीं काटेगा, हमने समझा दिया पॉइंट मास का एक्चुअल मतलब क्या है। पॉइंट मास मतलब ये नहीं होता है, पॉइंट मास एक रिलेटिव टर्म है और उसको अच्छे से आपको अपने दिमाग के मन मंदिर में बसा लेना है, ठीक है। सिग्निफिकेंस होता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ ये सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ हैवी बॉडीज़। हैवी बॉडीज़ का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है ना। ज़्यादातर हमको ये देखने जो मिलता है, हम दोनों के बीच में क्यों मास बहुत कम है, लेकिन यहाँ अगर अर्थ का मास हो, यहाँ सन का मास हो, तब ये फोर्स दिखाई पड़ती है। क्योंकि भाई ये 10⁻−11 है, ठीक है, अर्थ का भी मास 10⁻24 ऐसे आ जाता है। जब अर्थ का मास इतना है तो यहाँ पर भाई कंपेयर करके ये आपकी फोर्स ऐसी आती है कि हाँ मेजरेबल होती है और रिकॉल कर, मतलब क्या कहते हैं, आप इसको रीजनेबल मान सकते हो या फिर इसको आप देखने वाली फोर्स मान सकते हो ना। ऐसे थोड़ी ना सन उसको खींचे हुए है ना। अभी आपने ये भी देखा होगा कि हम लोगों ने लॉन्च किया कि आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1 लॉन्च किया है। तो इसमें भी ग्रेविटेशन का बहुत यूज़ है। यहाँ पर अपना ये सन है मान लो, ठीक है, ये अपना यहाँ पर सन है और यहाँ पर ये अपनी अर्थ है। तो ये जो आदित्य L1 नाम क्यों है, यहाँ पर ये कोई पॉइंट है जिसको कहते हैं लेग्रांज पॉइंट। कौन कहते हैं? लेग्रांज पॉइंट, है ना। यहाँ पर पॉइंट आता है, ये कम से कम 5-6 पॉइंट है सन के पास। तो यहाँ पर हमने आदित्य L1 को डिप्लॉय किया है, 4 महीने में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर L1 पॉइंट है, यहाँ पर उसको डिप्लॉय करना है, रखना है। अब यहाँ पर रखने का फायदा क्या है, इसमें फ्यूल हमारा नहीं लगेगा भाई। सन और अर्थ इसको ऐसा खींचेंगे कि ये इन दोनों के बीच में घूमता रहेगा और 5-6 साल तक घूमता रहेगा। तो ये दिमाग है, देखो ग्रेविटेशन का यूज़ किया। अगर वो साइंटिस्ट ग्रेविटेशन चैप्टर ना पढ़ते हैं, है ना, कुछ आपके दोस्त भी स्किप कर रहे होंगे, तो वो ये चीज़ कर पाते हैं। इसलिए ग्रेविटेशनल एक रॉकेट को लॉन्च करने में भाई फर्स्ट 11th क्लास से लेके 11th के फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट के, हम पहले भी बात कर चुके हैं, 12th क्लास का आखिरी चैप्टर लग जाता। किसी का भी नाम ले लो, इसका तो करेगा ही। पहला चैप्टर क्या पढ़ा था? सिग्निफिकेंट फिगर, इसका भी यूज़ है। उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा, काइनामेटिक्स पढ़ा। रॉकेट को ऐसे ट्रेजेक्ट्री में लॉन्च करते हैं, ऐसे लॉन्च करोगे बहुत ज़्यादा फ्यूल जाएगा, तो हम लोग ऐसे लॉन्च करते हैं। इसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा काइनामेटिक्स, फिर मोशन इन अ प्लेन देखा, हमने 2D मोशन करा था चंद्रयान में। 2D मोशन तो हुआ था, ऐसे वेलोसिटी थी, याद रखना, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, एक वर्टिकल वेलोसिटी थी। आपको याद होगा वर्टिकल वेलोसिटी चंद्रयान की कम हो रही थी, हॉरिजॉन्टल ऐसे जा रही थी। तो हर चैप्टर का यूज़ हम लोगों ने कर रखा है। अब एक जो बच्चों वाला सवाल 9th में आता है उसको देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अपने जो आज मेन क्लास है उसको चालू करेंगे। ये सब समझ में आया। देखो एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लेकिन हम लोग करने वाले नहीं हैं, आपको बस एक वो देने के लिए कि हाँ पहले ऐसे क्वेश्चन पढ़ते थे। ये यहाँ पर मास है 2 kg का, यहाँ पर मास है 10 kg का, ठीक है। आपको डिस्टेंस दे दी है 2 मीटर, है ना, 2 मीटर आपको डिस्टेंस दे दी गई है, ठीक है, या फिर 2 मीटर नहीं 2 किलोमीटर, ठीक है, अब ज़्यादा सही, 2 किलोमीटर दे दी गई डिस्टेंस। आपसे क्या पूछा है बताओ? फोर्स रखा हमने G(m1 m2 अपॉन r², है ना, ये m1 और m2। तो आप यहाँ G की वैल्यू जो है वो रखोगे, यहाँ पर कितना 2 रखोगे, और इसके बाद क्या रखोगे आप, यहाँ पर आप 10 रखोगे, 10, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या रखोगे r, ठीक, 2 रखोगे। इसको सॉल्व करोगे, G की वैल्यू करोगे, आंसर आएगा। लेकिन क्या लगता है 11th में ये सवाल आते हैं? बिल्कुल नहीं आते। अब देखो ब्रह्मास्त्र सवाल जो आते हैं ये तो आप सॉल्व कर लोगे, इसकी वैल्यू नहीं, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं 11th में। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, बताओ 2 मास हैं, मान लो mm के, ठीक है, 2 मास है, ये पहला क्वेश्चन अपना। 2 मास हैं, ठीक है, इनके बीच की ये इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, ठीक है। तो हमने ये पूछ दिया 2 मास है, ठीक है। अभी मास इसका दिया हुआ नहीं ना, मास कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक, ऐसे सिंपल सा।
आपसे ये पूछ दिया है, ये बताओ जो आपकी ये फोर्स है, फोर्स जो इनके बीच की फोर्स है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? 1/r⁴ को, है ना, या फिर 1/r² की, ये ऑप्शन है, ठीक है, या फिर 1 आपकी किसके, r⁴ आपके 1 नहीं, चलो ये हो गया। अब r⁴ के, है ना, और r⁴² के, इसमें से किसके ऊपर ये डिपेंड कर रही है, ये आपको बताना है, सिंपल सा, ठीक है। तो पहले तो आप देखोगे, हमने कहा था दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है, 2r है। देखो बहुत लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है ये, हाँ। पहले तो आपको स्टॉप करके, अभी हम करा नहीं रहे, कमेंट करके आंसर बताओ पहले तुरंत ही, बिना चीटिंग किए, ठीक है, बिना गूगल किए। तो आप बहुत ज़्यादा लोग आंसर जो लिखेंगे, जो मतलब अभी लॉजिक भी लगेगा, क्योंकि 9th वाले बच्चे यही लिखेंगे, ये होता है फॉर्मूला r²। तो आप देखोगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r², आधे ज़्यादा ने यही आंसर लिखा होगा, बिल्कुल। अब लेकिन अगर आप ये अच्छे से देखो तो ये होगा आंसर क्या भाई, बहुत मुश्किल ही हो जाए, क्योंकि हमको मास दे दिया मास, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, वो इक्वल है यार, सब कुछ नहीं बताया। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, मास और उसको जो क्या कहते हैं आपके, जो उसको अच्छे से समझना कैसे आंसर आएगा, ये चीज़ देखनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको मास को m मान लोगे, इसके मास को क्या m मान लोगे, बिल्कुल ठीक है। अब देखो मास निकालना है, मास नहीं पता है, तो इसकी जो है वॉल्यूम, इसका v मान लोगे, इसका वॉल्यूम भी आप क्या करोगे, v मानोगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, अब ये जो है इसकी जो डेंसिटी, इसको रो मानोगे। अब आप कहोगे अरे सर डेंसिटी भी मानना था, बिल्कुल मानना था, इसकी डेंसिटी ये मान लोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आप फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r² होता है, बिल्कुल ठीक। अब r की जगह 2r डिस्टेंस है, पहले तो नीचे 2r हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है केवल, g को आप ऐसे रख दोगे, ठीक है, इंटू m की जगह क्या रखना है, मास इंटू आपका होता क्या, ये मास जानते हो, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, अच्छे से समझना, हमको 2 स्फीयर दिए हुए हैं, मास हमें नहीं बताया है, आपको अपने दिमाग से, अपने विवेक से क्वेश्चन करना था, ठीक है, अपने इंटेलिजेंस से। तो ये उधर v चला जाएगा, अब बस आगे सॉल्व करना, मास की जगह v इंटू रो होगा, सॉल्व करो g। अब यहाँ पर आपका कितना आ गया, रो इंटू वी, रो की वैल्यू क्या होगी, अब देखो यहाँ कितने कॉन्सेप्ट लग गए, एक क्वेश्चन में इतने कॉन्सेप्ट हैं, 4/3 πr³ कितने हैं, डबल मास है, दोनों मास आपस में सेम है, मास कितना नहीं दिया, यही तो बात है, समझो, मास कितना है दिया ही नहीं है, ठीक है, ये हमने अपने मन से mm माना है, तो दोनों mm माना, m² होगा ये, ठीक है, समझते जाना साथ साथ बहुत अच्छे से। तो ये इसका डबल हो गया स्क्वायर, ठीक, और नीचे r 2r था, तो 2r का स्क्वायर यानी कि 4r²। अब ये कांस्टेंट चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमको तो पूछा प्रोपोर्शनलिटी क्या, g हटा दो, 4/3 हटा दो, पाई हटा दो, f प्रोपोर्शनल आया आपके इक्वल किसके आया, r⁴ के। अब इसको सॉल्व किया तो f प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, देखो ये 2 से ही हटा, r⁴ के। अब कितनों ने आंसर दिया होगा 1/r², बिल्कुल। लेकिन आप देखो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ आपसे कह दिया था ये हमको स्फीयर दिया गया r का, ठीक है, मास भी सेम हो सकता है, लेकिन मास बताया कितना होगा, नहीं बताया। जब मास नहीं बताया कितना है, तो आप अपने हिसाब से कंक्लूड नहीं कर सकते चीज़ें, आपको मास को ऐसे निकालना पड़ेगा। आप इसकी डेंसिटी कुछ मानोगे, इसकी डेंसिटी कुछ मानोगे, ठीक है, इसका मास सेम हो सकता है, बिल्कुल ना, मास सेम मान लिया, लेकिन मास कितना कहाँ बताया, इसका वॉल्यूम v माना, इसका वॉल्यूम v माना, हमको मास नहीं बताया, तो मास हम इस तरीके से निकालेंगे, मास इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हमको रेडियस पता है, समझो बात है ना, वॉल्यूम नहीं पता लेकिन रेडियस हमको पता है, ये चीज़ है कि नहीं, ठीक है, वॉल्यूम सेम होगा, कट जाएगा, यही तो सिंपल सी चीज़ होगी, ठीक है। ये आपको अच्छे से इतना समझ में आया कि नहीं, वॉल्यूम इंटू रो, रो यहाँ साथ में लगाना था, रो सेम होगी कट जाएगी, लेकिन रो भी सेम होगी, डेंसिटी सेम होगी, इससे मतलब नहीं है आपको आर को। अब देखो एक चीज़ समझो, आप कहोगे अरे ठीक है मास सेम नहीं था तो मास रख के सॉल्व कर देते ना सीधा, क्यों नहीं सॉल्व किया, हमसे आर के बारे में पूछा है, समझो बात, हमसे आर के बारे में पूछा है, तो हम यहाँ पर वो चीज़ कंक्लूड करेंगे, वो चीज़ रखेंगे, उसको पुट करेंगे जहाँ आर आए। अब आप यहाँ पर डेंसिटी को लोगे नहीं, वॉल्यूम को लोगे नहीं, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 πr³। अगर आप इसको नहीं लोगे, अगर इसको नहीं लोगे, आर को नहीं लोगे, तो कौन आंसर आ ही नहीं सकता, फिर यही आंसर आएगा, लगा के आ जाना, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये जेईई मेंस में भी सवाल आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। अब चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आज एक से एक अच्छे होंगे, ठीक है। ऐसे आपसे कह दिया एक मास हमारा है m और एक है हमारा बड़ा मास m, दोनों इसके कुछ डिस्टेंस है ना, कुछ भी r मान लिया। आपसे कहा है दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल आपको पता है। तो ये जो फोर्स है ये आपकी क्या रहेगी, F। भाई देखो F इसके ऊपर जो लगेगी वो आपको पता ही है, F1 के ऊपर लगेगी 2 की वजह से, तो F12 होगी, लगना बिल्कुल। अब इसके ऊपर ये जो लगाएगी वो होगी आपकी F21,
ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, ठीक है, सब पता है। आपको ये बताना इसमें कुछ क्वेश्चन है ना, मल्टीपल करेक्ट है, देखते हैं कौन सही बताता है। तो आपसे आगे पहला पूछा F12 जो है वो इक्वल होगा F21 के, ये पहला पूछा माइनस में, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ दिया है आपका जो F नेट है, ठीक है, F नेट, ठीक, ये भी पूछ लेते हैं, F नेट जो है वो 0 होगी कि नहीं, ये बताना है। फिर आपसे पूछ लिया A12 इक्वल होगी माइनस के A21 की, ये भी बताओ। फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया है D, A सेंटर ऑफ मास जो है वो आपकी 0 होगी कि नहीं, ये बताओ, ठीक, ये भी बताना है। सेंटर ऑफ मास, ठीक, ये तो समझ में आ ही रहा है, इसको बड़ा लिख दो COM, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है ना, ये बताओ। इसके बाद आपसे E पूछ दिया है V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 0 होगा। फिर आपसे पूछ दिया है D, मतलब E के बाद क्या आता है F। इतने हम मल्टीपल करेक्ट रखते हैं, जितने सवाल हो जाएं आज ना। देखो एक थोड़ी बात ये भी है, पढ़ाने में तब मजा आता है जब कोई आपका फेवरेट चैप्टर है। तो ये भाई मेरा फेवरेट चैप्टर है फिजिक्स का, ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशन। VCOM क्या होता है आपका 0 होगा, ये बताओ। फिर आपसे पूछ दिया F, ये बताओ। V इक्वल टू V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, ये आप बताओ, ये बताना, ठीक। और लास्ट में आपसे H आपसे पूछ दिया है ना, आ तो जाएगा ये। आपसे पूछा है VCOM जो है वो आपका क्या कांस्टेंट है, ये बताओ। ये इतनी चीज़ें आप लोगों को बतानी है, जल्दी से आप अच्छे से देख लो, इसको करना है, बताइए क्या होगा इसका, ठीक है। देख लिया पूरा, अब बताओ इसमें क्या होगा। पहली चीज़ जो है ये बताओ क्या होगी। तो पहली चीज़ आपकी F1 इक्वल टू माइनस का F21, ये होगा कि नहीं। आप देखोगे हाँ दोनों फोर्स आपस में इक्वल तो होंगी, ठीक है, अपोजिट एंड इक्वल होती हैं, ठीक है, और माइनस होंगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहली चीज़ तो भाई बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। फोर्स होगी क्या, इसके ऊपर इसकी जो लगेगी GM1 m/r², ठीक है, ये आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है, ये आपकी इधर आई कैप में, और दूसरी वाली क्या होगी GM m/r², ये माइनस आई कैप में। तो ये बिल्कुल सेम तो है, देखो इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब F नेट पूछा है 0 होगा कि नहीं, तो F नेट में आप इसको और इसको ऐड करोगे, वेक्टर सम करोगे, तो आप देखोगे ये माइनस ये प्लस है, तो भाई ये भी चीज़ आपकी सही होगी, ठीक है। दो चीज़ें तो सही हो गई, आपने होप है स्टॉप करके किया होगा बिल्कुल ना, ठीक है। अब ये पूछा आपको जो एक्सेलरेशन 1-2 का, ये इक्वल होगा A21 के, ये देखते हैं। चलो आपका एक्सेलरेशन होता है F/m, ठीक है, F/m आपका होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपकी जो हुई फोर्स वो क्या होगी G ना, ये पहले वाले के लिए देख रहे हैं हम, ठीक है, F12 के लिए। तो इसके लिए हमने देखा GM m/r²m, तो ये m से m कट गया। इसके इस वाले मास के लिए आया GM/r², ठीक है। अब ये दूसरे वाले के लिए देखा A21 के लिए, तो इसमें आएगा G, मास लिखो, देखो फोर्स लिखना, तो इसके लिए GM और आपका m, कुछ भी इसको आगे पीछे कर सकते हो, उसमें क्या r², लेकिन अब नीचे इसमें मास कौन सा आएगा, बड़ा M, ये कटा तो आपका आया ये GM तो कट गया ना, m/r²। तो आप देख सकते हो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये चीज़ तो नहीं सही होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपसे जो चौथा पूछा है, बताओ ये होगा कि नहीं। सब लोग जल्दी कमेंट करेंगे, ठीक है, होगा कि नहीं ये आपको बताना है। तो इसको हम देखते हैं क्या होगा इसका, ठीक है, कौन सा है, D नंबर, D का हम देखते हैं। तो इसमें A सेंटर ऑफ मास पूछा है, होगा कि नहीं। तो सबसे पहले बताओ A सेंटर ऑफ मास 0 होगा कि नहीं, ये बताना है। तो थोड़ा सा आप लॉजिक से बता सकते हो कि सेंटर ऑफ मास 0 होगा कि नहीं, लॉजिक से बता सकते हो, बाकी हम करके तो देखेंगे, सोचना अपने हिसाब से। अगर F नेट 0 है तो अगर F नेट 0 है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 होता है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का हमेशा 0 होता है। कैसे, फॉर्मूले से देख लो। ऐसे तो नॉर्मल सा कि अगर F नेट 0 है तो सेंटर ऑफ मास आपका 0 होगा, ये फिक्स है। लेकिन अगर न्यूमेरिकली करना हो, यूनिटरी से करना हो, तो देखो M1 A1 जैसा आपका क्या होता है M2 A2 होता है, बिल्कुल ठीक है, अपॉन में M1 + M2, ठीक, लिख लिया। ए सेंटर ऑफ मास देखना 0 कैसे होगा, ये है तो सही में, इसको सही में लगा लो, लेकिन अब कैसे होगा ये देखना है। M1 की जगह M1, ये जो है M1 की जगह क्या था, M मास था, रख दो, ठीक है, रख दिया। फिर एक्सेलरेशन क्या था पहले वाले का, GM/r², ठीक है। बीच में क्या होगा आपका, देखो अपोजिट है एक्सेलरेशन, समझना, यहाँ तो प्लस है लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। एक एक्सेलरेशन था बॉडी का यहाँ पर और दूसरा एक्सेलरेशन था यहाँ पर, तो दूसरे में माइनस लगा देना केवल, -m, आपकी बार मास क्या था, दूसरा वाला बड़ा M, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या था उसका GM/r², ठीक है। अब देखो वहाँ एक्सेलरेशन अलग थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये सेम होने लगे। M1 A1 सेम कैसे हुआ, यहाँ एक M की कमी थी, ये M इसने पूरा कर दिया, यहाँ बड़े M की कमी थी, इसने पूरा कर दिया। तो अब ये दोनों चीज़ें सेम नहीं लग रही। अब नीचे कुछ भी हो,
नीचे है हमारा m1 प्लस m2, उससे क्या मतलब पूरा जीरो, नीचे कुछ भी हो, ऊपर वाला जीरो हुआ तो नीचे कुछ भी हो जीरो ही होगा। देखो इसमें MGM लिखा है, इसमें ऐसे लिखा है, कंफ्यूज ना होना, इनको आगे पीछे लिख लो या फिर इसको ऐसे लिख लो, नॉर्मल का सेम आएगा। देखो इसको ऐसे आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये समझाना है केवल। तो ये सेंटर ऑफ मास का जीरो होगा, ये तरीका तो बताया। लेकिन अगर आपसे कह दे कि मतलब नहीं आपके पास टाइम नहीं, जेईई मेंस में बैठे हो, तो क्या ये करोगे? सिंपल सा देखो, अगर एफ नेट जीरो है तो ये सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, फिक्स है। लेकिन समझने के लिए कॉन्सेप्ट हमने बता ही दिया। अब ये जो है V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू जीरो, ये हमसे कह दिया V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू जीरो, ये होगा कि नहीं ये आपको बताना है। तो आप इसमें सोच के बताओ ये होगा कि नहीं होगा, आप खुद को सोच के बताना है। वेलोसिटी जो है वो हमारी जीरो हो सकती है, खुद सोचो, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, और वी सेंटर ऑफ मास जो है आपका वो जीरो हो सकता है, ये बताओ। तो ये चीज़ें नहीं होगा। अब कहोगे अरे ये कैसे हो गया, V1 इक्वल टू V2 जीरो कैसे नहीं हुआ? ठीक है, अगर एक्सेलरेशन जीरो, अरे एक्सेलरेशन जीरो होने से कहीं वेलोसिटी थोड़ी ना जीरो हो जाती है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी एक स्थिर है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी जीरो तो नहीं होगी बिल्कुल। अब आपसे पूछ दिया जाए जो V सेंटर ऑफ मास है ये होगा कि नहीं। पहले तो V1 और V2 कांस्टेंट, ये हो सकता है, आप बताओ V1 और V2 कांस्टेंट, ये आपका हाँ हो सकता है, V1 और V2 कांस्टेंट हो सकता है। मान लो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है तो कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है हो सकता है। लेकिन एक चीज़ देखो, ये जो अलग एक्सेलरेशन है, ये जो अलग एक्सेलरेशन है, इसके हिसाब से देखना, अगर ये V1 का कुछ एक्सेलरेशन है और V2 का कुछ एक्सेलरेशन, तो उस हिसाब से कांस्टेंट होगा नहीं। समझो मेरी बात, ये दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर फोकस करोगे A1 टू टोटल एक्सेलरेशन जो है वो हमारा कांस्टेंट है सेंटर ऑफ मास का, लेकिन इनको इंडिविजुअली देखोगे तो ये कांस्टेंट आपका नहीं लगेगा, इंडिविजुअली देखोगे तो कांस्टेंट नहीं लगेगा। अब आप देखोगे V सेंटर ऑफ मास, V जो आपका है सेंटर ऑफ मास में, ये जीरो होगा कि नहीं ये बताओ। V जो है सेंटर ऑफ मास में ये जीरो होगा कि नहीं। दूसरा है V इक्वल टू कांस्टेंट, ये होगा कि नहीं बताओ। तो देखो इसमें कुछ दो चीज़ें, ये मे बी हो सकता है, मे बी हो सकता है, और मे बी नॉट, दोनों चीज़ें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये चीज़ें सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, वेलोसिटी हो भी सकती है इसमें और नहीं भी। और V सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, ये भी आपका है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें ये चीज़ें रहती हैं। ठीक, ये तो आपको समझ में आया। अच्छा ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है आपकी F1 इक्वल टू आपका क्या F21, ये जो है यहाँ पर जो माइनस लगा, ये एक चीज़ को फॉलो कर रहा है, शायद हम ना बता पाए हों। आप देखो ये एक्शन और आपकी कौन सी फोर्स, रिएक्शन फोर्स को आपको फॉलो कर रहा है, एक्शन रिएक्शन फोर्स को। अब ये एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में एक चीज़ बताई थी, जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो दूसरी बॉडी में लगता है। तो जो फोर्स होती है हमारी ग्रेविटेशनल, जैसे सन की है वो अर्थ के ऊपर लगती है, मतलब अर्थ की सन के ऊपर लगती है और सन की अर्थ के ऊपर लगती है। तो एक्शन रिएक्शन ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब चलो हम लोग इसके आगे देखते हैं। देखो दो बॉडी हैं, हम कौन सी फोर्स पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल, तो अट्रैक्ट करेंगी दो बॉडी। ये है हमारी 10 kg की, ये है 2 kg की, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, तो भाई कोई स्पीड भी होगी। इसकी स्पीड मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है और इसकी हमको निकालना है। तो आपको बताना है यहाँ पर VCOM, देखो अच्छे समझना, हमको बताना ये, लेकिन कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा जो अभी पहले पढ़ा, VCOM और VCOM। या तो VCOM कांस्टेंट होगा या तो जीरो होगा। अच्छा अब आप एक चीज़ सोचोगे, अभी हमने पहले बात की, शायद नहीं समझ में आया हो कि V सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, ठीक है, और ये जीरो है ना, तो ये एक एट द सेम टाइम सेम कैसे हो सकते हैं, जीरो भी है कांस्टेंट भी है। अच्छा ये बताओ, मान लो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है और आखिरी तक जीरो रही, समझो बात को, बहुत बहुत मेन चीज़ है इसमें, इधर उधर ध्यान नहीं देना, बहुत ध्यान से, कि अगर V सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट भी है और जीरो भी है, कैसे एट द सेम टाइम कैसे हो सकती है, एक ही समय में दो बातें। तो आप ये बताओ, सेंटर ऑफ मास शुरुआत में जीरो है, वेलोसिटी है जो सेंटर ऑफ मास की शुरुआत में जीरो और आखिरी तक जीरो रही, तो शुरुआत में जीरो रही और आखिरी तक जीरो रही, तो ये कांस्टेंट की प्रवृत्ति नहीं है कि 2 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हो और आखिरी तक चले, समझो 2 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हो और आखिरी तक चले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जीरो हो, जीरो रहते गए, तो जीरो के साथ कांस्टेंट हो गए। वेलोसिटी जीरो भी कांस्टेंट हो सकती है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड भी कांस्टेंट हो सकती है, वेलोसिटी शुरुआत से जीरो है, तो आप कहोगे वेलोसिटी कांस्टेंट है। कोई पूछे कितनी वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, वो भी तो कांस्टेंट है, कोई बंदा नहीं चल रहा है, तो आपसे पूछे उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहोगे जीरो है तो कांस्टेंट, भले जीरो हो, है तो कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि एक स्थिर चीज़ है, अब वो कुछ भी हो, ऐसे ये चीज़ होगी। तो यहाँ पर देखो, इनका सेंटर ऑफ मास आप कांस्टेंट भी लिख सकते हो और जीरो भी लिख सकते हो, जब तक कुछ न दिया हो। तो हम लगाएंगे V सेंटर ऑफ मास जीरो मान के। फॉर्मूला क्या होता है, M1V1 इसको M1V1 प्लस M2V2 अपॉन, अब देखो यहाँ माइनस प्लस की गलती नहीं करनी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, समझ लेना, M1 प्लस M2 इक्वल टू जीरो। आया इतना, ठीक है। अब M1 का मास कितना है 10, इंटू वेलोसिटी कितनी है 2, ठीक है।
माइनस लगाओगे, क्यों? क्योंकि इसको प्लस माना तो इसको अब देखो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, राइट में जा रहा है, तो ये होगा पॉजिटिव, तो इसको नेगेटिव मान लो। तो इसका मास है कितना, माइनस का 2 इंटू वी, ठीक है। माइनस इसकी वजह से लगा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मास और या वेलोसिटी माइनस की नहीं है, ठीक है। अपॉन में आपका कितना आया 10 + 2 यानी कि 12 = 0। अब यहाँ से तो सब कुछ समझ में आ ही रहा है। 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, ठीक है। अब आपके 2 इंटू वी कितना हो गया आपका, अब ये देखो ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 2v, तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। देखो अब देखो ये तो समझ में भी आ रहा है, 10 kg का मास था तो 2i है, 2 kg का है तो हल्का मास है तो उसकी इक्वल एंड अपोजिट होता है ना, तो उसकी वेलोसिटी आपकी ज़्यादा होगी, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गए। यहाँ पर माइनस लगाया है, ठीक है, समझ से। अब देखो बहुत जगह क्या होगा, यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, मतलब कभी कभार ध्यान नहीं देते हैं, तो आपका कहीं कहीं माइनस भी 10 आंसर हो सकता है, कहीं कहीं ज़्यादा महत्व तो नहीं देते माइनस प्लस को, लेकिन हमने यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो कोई ये क्वेश्चन मतलब कहीं से हम लोग उठाते ही हैं या फिर अपने मन से बनाते हैं, मतलब क्वेश्चन अपने मन से बनाओगे लेकिन पैटर्न तो कुछ है ना, कहीं से तो हमने भी देखा होगा पैटर्न होता है कुछ। अब देखो देखना है टॉपिक हमको प्रिंसिपल ऑफ वो वाला प्रिंसिपल नहीं होगा, उसमें माने मुख्य हो जाता है, ये प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी एक चैप्टर आएगा हमारा वेव्स वाला ना, स्प्रिंग वेव वगैरह, उसमें आप सुपरपोजिशन का अच्छे से मतलब जानोगे, सुपरपोजिशंस ऑफ फोर्सेस का सुपरपोजिशन, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। देखो सिंपल सा है, मतलब इसमें यह कि मान लो आपको मास एक m1 दिया हुआ है, यहाँ m2 दिया हुआ है, ठीक है, कोई मास है, और यहाँ आपको दे दिया गया है m3, यहाँ m4, ऐसे रैंडमली यहाँ दे दिया गया है mn है, m2 m से इसे चलते चलते ना mn आएगा लास्ट में, तो आपसे कहेंगे fn बता दो सारे मासेस की वजह से mn में फोर्स, इसमें फोर्स कितनी लगेगी, तो fn होगी, है ना। इसको f नेट भी बोल देते हैं, आपको ऊपर है ना, नेट बोल दो चलो, ठीक है। तो इसमें फोर्स लगेगी, आपको कुछ नहीं करना है, जब इसको देखोगे इसकी वजह से कितनी फोर्स लग रही है इसके ऊपर, तो इनको सबको इग्नोर करो, तो पहली फोर्स आएगी F, है ना, वेक्टर सम करना है m1, Fn के ऊपर पहली फोर्स लगेगी किसकी वजह से, m1 की वजह से, ठीक है। अब दूसरी फोर्स लगेगी m2 की वजह से, तो आप लिखोगे Fm, देखो यहाँ पर अगर mn मास है तो इससे पहले एक मास होगा mn-1, इससे एक कम n-1 होगा, ठीक है। तो दूसरा मास आपके ऊपर होगा nn-m2, फिर आपने लिखा हुआ Fmn आपका m3, ऐसे चलते चलते लास्ट में एक मास आएगा Fmn आपका mn-1, ये आएगा, ठीक। यही होता है कि मान लो आपसे इतने रैंडम मासेस दे दे कम से कम 10-12, ठीक है, या फिर 3-4, वैसे एक क्वेश्चन में 3-4 मास देते हैं ना, और आपसे कहेंगे मास ए के ऊपर फोर्स निकालो मास बी और सी की वजह से, ठीक है, फोर्स निकालो सुपर पोजिशन फोर्स, मतलब दोनों की वजह से कितनी इक्वल नेट फोर्स लग रही है। सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स का मतलब यही होता है कि नेट फोर्स कितनी है, ठीक है। तो ये होगा फॉर्मूला, इसमें इतने सारे नॉर्मल फॉर्मूला बनाने के लिए, तो ये आपका इसे इसको नॉर्मल यही ऐसे लिखना है, इसमें ये कोई रैंडम लास्ट में आके छोटा फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये ऐसे ही दिखाया जाता है। तो ये होता है कि मतलब आपको अगर इसके लिए फोर्स निकालना तो सबको इंडिविजुअली एज ए ट्रीट करो, है ना, इंडिविजुअली आपको मास ट्रीट करना है और उसको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। अब वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम क्या होता है, यहाँ लो 2 मासेस का करना है, तो एफ नेट निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, याद होगा, ये 2 हैं, अगर 2 हैं तो उसके करते थे f² + 2f² cos थीटा, ये फॉर्मूला सबको याद है वेक्टर का, ठीक, ये तो याद ही होगा। थीटा की वैल्यू होगी, मान लो अब मास कैसे, ये 2 मास हैं, ये 2 मास है, तो इनके बीच में कुछ एंगल नहीं बन रहा, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक। ये तो इनके बीच में कुछ एंगल मतलब पूछेंगे m4 के ऊपर m1 और m2 की वजह से कितना लग रहा है, तो इनका एंगल भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा, समझ रहे हो, बस इतनी चीज़ें। अब इसके आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, प्रोबेबली हमारा लास्ट रहेगा, तो ये क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ये हमको वही सुपरपोजिशन से रिलेटेड है, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस में 3 मास रखे, m और 2m, ठीक है, m तो सेम है और 2m, तो आपसे कहा है fm की वैल्यू xgm² है, f2m की वैल्यू जो है 2m के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू y नेट फोर्स है, यानी कि m की वजह से, दोनों की वजह से f नेट है ना, ये f2m के ऊपर लग रही ygm²/a², तो हमसे कहा है x और y की वैल्यू बताओ क्या होंगी, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सिंपल सा हमको सुपरपोजिशन का यूज़ करना है, यहाँ पर 2m के ऊपर 2 फोर्स लग रही हैं, ठीक है, तो भाई फॉर्मूला क्या होगा, एक के लिए पहले इसको इसके लिए निकालो, ठीक है, तो f 2 मास है, ठीक है, g m और आपका कितना इसके ऊपर फोर्स लग रही, ठीक है, तो आपका 2m अपॉन, देखो इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा, अब इसको ध्यान मत दो, अपॉन a², ठीक है, तो वैल्यू हो गई 2gm² अपॉन a²,
ये हुई, ठीक है। अब दूसरे की भी निकालोगे, सेम मास है, सेम डिस्टेंस, सब कुछ सेम, तो दूसरे की भी सेम वैल्यू आएगी। इस पूरे को हम क्या मान लें, एफ मान लें, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 2f हो गई आपकी। इसकी वैल्यू कितनी हो गई पूरी 2f, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारी दूसरी फोर्स, दूसरी आपकी f इक्वल टू कौन सी आई ये, या फिर इस पूरे को हम क्या मान सकते हैं, जो पूरा हमारा आया है इस पूरे को हम लोग मान लेते हैं f, ये जो पूरा आया है इसको पूरा f मान लिया, ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू है। अब दूसरे की भी आई उसको भी f मान लिया। अब आपको करना क्या है, देखो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, केवल वैल्यू जो है f नेट जो है आपको निकालना है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए तो सिंपल से आप अंदर वैल्यू डाल दोगे, f प्लस एफ स्क्वायर 2f होगा, 2f स्क्वायर कॉस थीटा, क्या होता है 2ab कॉस थीटा होता था ना, तो कॉस ये इतना आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है। एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, सब लोग बताओ। कॉस थीटा की वैल्यू आपकी होती है 1/2 ना, कॉस थीटा बता रहे हैं, सॉरी कॉस थीटा नहीं, कॉस 60 डिग्री ना। एंगल कितना है दोनों के बीच में 60, यहाँ भी 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पर भी 60, यानी कि 1/2 वैल्यू, तो 2f स्क्वायर 1/2 ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई f, देखो इस पूरे को हमने f माना, याद रखना है, इस पूरे को हमने f माना, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो 2f स्क्वायर, और ये आपका कितना है, ये 2 से यहाँ कट गया, ठीक है। आपकी वैल्यू कितनी है √f 3f स्क्वायर, देखो f ये तो 2 से 2 कट गया, वैल्यू बाहर कितनी आ गई √3f इतनी आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये चीज़ तो इतनी आ गई, ठीक है। अब ये ठीक इसके लिए देखो, ये f2m के लिए थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, वैल्यू को पुट कर दो, केवल यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा √3। अब वैल्यू कहाँ थी, यहाँ पर ये थी, वैल्यू पुट कर दो, ये आपकी कितनी 2 आगे आ जाएगी, ठीक है। gm, ये जो पूरी फोर्स थी इसको हमने f माना है, ठीक है। तो आपकी ये पूरी फोर्स जो थी कितनी आ गई 2gm स्क्वायर अपॉन आपका कितना a स्क्वायर, ये आ गई। तो आप इसके आगे देखोगे, इसको पूरा हमने 1 मान लिया फोर्स, यहाँ पर ये 2 हो सकता है, अगर आपको लग रहा हो 2 हो सकता है, लेकिन इसको हमने पूरा 1 मान लिया है। तो ये जो 2 है ये हमारा फोर्स का पार्ट हो गया, लेकिन इसके आगे जो x की वैल्यू है, किसी y की वैल्यू, वो कितनी आ गई √3 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी हो गई x उसकी कितनी, y की कितनी हो गई √3। ऐसे ही सेम आप यूज़ करके, अब ऐसा सेम यूज़ करके आप किसकी निकालोगे, fm की निकालोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, इसकी भी वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो जब तक के लिए आप क्या करेंगे, देखो समझ में आया कि नहीं ये प्रोसेस। अब एक होमवर्क के लिए आप क्या करोगे, fm की निकालोगे, सिंपल सी लॉजिक से सॉल्व करना है। तो जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहोगे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हमने कल केमिस्ट्री का लेक्चर डाला है आपके, कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CBSE को लेकर, जेई मेंस को लेकर, उसमें सारे कॉन्सेप्ट कराए हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये बताया है, आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल क्या होते हैं, MOT VT वस्पर थ्योरी सब बताया, तो उसको भी चेकआउट करना ना भूलें। पढ़ाई करते रहें, जय हिंद।